जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों आज हम भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं वे सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोस्तों मैंने क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो आप शुरू से अंत तक देखें। चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात कर रहे हैं संविधान सभा के प्रारूप समिति की। तो दोस्तों प्रारूप समिति की अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे और हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर सहित प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, यह आप सभी को याद रखना है। दोस्तों इसके साथ साथ आप सभी को प्रारूप समिति के संबंध में एक और बात याद रखनी है। DP खेतान जी जो कि प्रारूप समिति के सदस्य थे और इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णामाचारी प्रारूप समिति के सदस्य बने थे, तो यह भी आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी आप सभी के लिए है। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। HJ कानिया, इन्हीं को हीरालाल जे कानिया भी कहते हैं। ये हमारे देश के प्रथम चीफ जस्टिस थे। इनके अगर कार्यकाल की बात करें तो 1947 से लेकर 1950 तक इनका कार्यकाल था। और इसके साथ साथ आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद व गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। और आप सभी को अब कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं वे मैंने सभी सिलेक्टेड प्रश्न लिए हैं, तो वीडियो में आप सभी को लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि अगर आप सभी ने वीडियो पूरा देख लिया तो पक्का है कि इसमें से 1 या 2 प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों गणेश वासुदेव मावलंकर जी प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, यह आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स हम बात अगर फर्स्ट लोकसभा की यानी प्रथम लोकसभा के कार्यकाल की, तो 1952 से लेकर 1957 तक प्रथम लोकसभा का कार्यकाल रहा था और पहले अध्यक्ष इस लोकसभा के GV मावलंकर जी थे। वह इसके साथ साथ आप सभी को यह भी याद रखना है कि प्रथम जो लोकसभा था इसके उपाध्यक्ष अनंत सैनम जी थे। तो पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष अनंत सैनम जी थे, यह आप सभी को याद रखना है। दोस्तों हमारे देश में जो लोकसभा है वह आर्टिकल 93 के अनुसार स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनता है। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी। फ्रेंड्स हम सभी को पता है कि संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में की गई थी तथा इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को न्यू दिल्ली में हुआ था। और हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी, तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर VN राव जी को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्ति की गई थी, यह आप सभी को याद रखना है। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था। फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी और इस बैठक में सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस प्रमुख राजनीतिक दल ने संविधान सभा के पहले बैठक का बहिष्कार किया था। तो फ्रेंड्स मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार करते हुए पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब मुस्लिम लीग, तो आप सभी को याद रखना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में यानी 1906 ईस्वी में आगा खां, सलीमुल्लाह व मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में बांग्लादेश के ढाका में की गई थी। और फ्रेंड्स अगर आप सभी से पूछ लिया जाए कि मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वकार उल मुल्क मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। और दोस्तों जिन्ना मुस्लिम लीग से 1913 में जुड़े थे, यह भी आप सभी को याद रखना है।
फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी में आया था और इस अधिनियम के तहत समस्त देश को कितने राज्यों, कितने संघ शासित क्षेत्रों में विभक्त किया गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी के द्वारा भारत को 14 राज्य तथा 6 संघीय क्षेत्रों में विभक्त किया गया था। यह आप सभी को याद रखना है। अब दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की, तो इसके अध्यक्ष फजल अली थे। यह आप सभी को याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। और अगर आप सभी से पूछ लिया जाए कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम को कब पारित किया गया था, तो 1956 में इसे पारित किया गया था। लेकिन अगर आप सभी से यह पूछा जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग को गठित कब किया गया था, तो 1953 ईस्वी में इसको गठित किया गया था। यह आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के उद्देश्यों को जोड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी। फ्रेंड्स, हमारे संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व जैसे शब्द को जोड़ा गया है। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसको जोड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व नामक शब्दों को जोड़ने की प्रेरणा फ्रांस की क्रांति से हुई थी। यह आप सभी को याद रखना है। और इसके साथ साथ आप सभी को यह याद रखना है कि रूस के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और जापान की अगर बात करें तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जोड़ा गया था। और दोस्तों, इसमें आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा अमेरिका। हम अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से भारतीय संविधान में प्रस्तावना तथा मूल अधिकार को जोड़े गए थे। तो यह आप सभी को याद रखना है। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, दिसंबर 1976 में भारत में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान का 42वां संशोधन किया था। कब किया था? तो 1976 में आपातकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और उन्हीं के द्वारा भारत के संविधान के प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। और इस संशोधन के तहत 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता को भारत के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। यह आप सभी को याद रखना है। और हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। तो केवल एक बार 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। यह आप सभी को याद रखना है। दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय व्यवस्था किस देश के संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है कि भारत में जो संसदीय व्यवस्था है वह ब्रिटेन देश के संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की। तो आप सभी को इसके साथ साथ याद रखना है कि ब्रिटेन से भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत लिया गया है एवं विधि निर्माण प्रक्रिया व विधि का शासन भी ब्रिटेन से लिया गया है। इतना आप सभी को इस क्वेश्चन से याद रखना है। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था देश की पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी और भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। और देश में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन किया जा चुका है। यह भी आप सभी को याद रखना है। और अब पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया है। आप सभी को याद रखना है कि भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वह अब बंद कर दी गई हैं। और भारत की लास्ट पंचवर्षीय योजना 12वीं थी, जो कि वर्ष 2012 से 2017 के मध्य चली थी। और दोस्तों, अब इसके स्थान पर मोदी जी के द्वारा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को क्लासिकल भाषाओं की श्रेणी में रखा गया है। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ आप सभी को कर लेना है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी भाषाओं को भारत के क्लासिकल भाषाओं की श्रेणी में रखा गया है। यह आप सभी को याद रखना है। हम बात कर रहे हैं भारत के क्लासिकल भाषा यानी शास्त्रीय भाषा की। तो दोस्तों, भारत में वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कितनी हैं? तो 6 शास्त्रीय भाषाएं वर्तमान में भारत में हैं। और हम पहले शास्त्रीय भाषा की बात करें तो वर्ष 2004 ईस्वी में पहली शास्त्रीय भाषा तमिल के रूप में अपनाया गया था। हम दूसरी की बात करें तो संस्कृत को 2005 ईस्वी में अपनाया गया था। और उसके बाद कन्नड़ को 2008 ईस्वी में अपनाया गया था। और मलयालम की बात करें तो मलयालम को 2013 में भारत के क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में अपनाया गया था। और इसके साथ साथ आप सभी को यह भी याद रखना है कि भारत का जो सबसे नवीनतम क्लासिकल भाषा है यानी शास्त्रीय भाषा है वह है उड़िया। उड़िया को 2014 में भारत के क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है।
दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स सर्वप्रथम 1951 में आर्टिकल 356 यानी दोस्तों भारत में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के अंतर्गत पंजाब राज्य में सर्वप्रथम लगाया गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए अथवा राज्य केंद्र की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का पालन करने में असमर्थ रहता है, तब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में वर्णित है, यह भी आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में सीटों का बंटवारा किस जनगणना के आधार पर किया गया है? दोस्तों हम सभी को पता है कि वर्तमान लोकसभा में 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुना जाता है और हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्तमान की जो लोकसभा है उसमें सीटों का बंटवारा किस जनगणना के आधार पर किया जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1971 की जनगणना के आधार पर वर्तमान लोकसभा में सीटों का बंटवारा किया गया है। हम सभी को पता है कि लोकसभा में जो सीटों का बंटवारा होता है वह जनगणना के आधार पर होता है, यानी दोस्तों जिस राज्य में जनसंख्या ज़्यादा होगी उस राज्य को लोकसभा की ज़्यादा सीटें मिलेंगी। और इससे कुछ दक्षिण भारतीय राज्य असहमत हैं, इसलिए भारतीय संविधान में वर्ष 2001 ईस्वी में 84वां संविधान संशोधन किया गया था और इसके तहत 2026 तक लोकसभा में किसी भी सीट की बढ़ोतरी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का महान न्यायवादी कब तक पद धारण कर सकता है? दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि भारत के महान न्यायवादी का भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में उपबंध किया गया है और ये भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है और महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब के द्वारा की जाती है। और हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का महान न्यायवादी कब तक पद धारण कर सकता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को ऑप्शंस पर ध्यान रखना है, हमारा इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भारत का महान न्यायवादी अपने पद पर बना रह सकता है। फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की अंतरात्मा किसे कहा है? तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भारतीय संविधान की अंतरात्मा मूल अधिकार को बताया गया है। अब हम बात कर रहे हैं मूल अधिकार की, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकार को बताया गया है और भारत के नागरिकों को वर्तमान में 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के नागरिकों को जो 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं वो कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की किस अस्थायी समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्राक्कलन समिति में संसद की जो एक अस्थायी समिति है इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता, यह आप सभी को याद रखना है। अब हम बात कर रहे हैं प्राक्कलन समिति की, तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, यह आप सभी को याद रखना है। इसमें राज्यसभा के सदस्य को शामिल नहीं किया जाता और प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इसके साथ साथ आप सभी को यह भी याद रखना है। और इनके अगर सदस्यों की कार्यकाल की बात करें तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे लोक लेखा समिति की, तो दोस्तों लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य लोक लेखा समिति में होते हैं और इसमें 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से नामित होते हैं, यह भी आप सभी को याद रखना है। और दोस्तों अगर लोक लेखा समिति के सदस्यों की कार्यकाल की बात करें तो दोस्तों इनको भी 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है, यह आप सभी को याद रखना है। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज की, तो दोस्तों इसे 22 जुलाई 1947 को भारत के द्वारा स्वीकार किया गया था। और हम बात करें अगर राष्ट्रगान की तो 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया था, यह आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? फ्रेंड्स क्वेश्चन आप सभी का वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी और कौन ऐसी सदस्य थी जो संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी। तो फ्रेंड्स सरोजिनी नायडू यह संविधान सभा की महिला सदस्य थी, श्रीमती जी दुर्गाबाई देशमुख यह भी महिला सदस्य थी, विजया लक्ष्मी पंडित यह भी संविधान सभा की महिला सदस्य थी, लेकिन नजमा हेपतुल्ला यह संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी। तो इसमें हमारा यही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ 2 और महिला सदस्य को आप सभी को याद रखना है, सुचेता कृपलानी और राजकुमारी अमृता कौर, यह भी संविधान सभा की महिला सदस्य थी, यह भी आप सभी से पूछा जा सकता है।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, योग्यताओं तथा कर्तव्यों आदि का उल्लेख कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, ये सार्वजनिक यानी सरकारी धन के संरक्षक होते हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और हमारे संविधान के आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक में इनके नियुक्ति, योग्यताओं तथा कर्तव्यों आदि का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों, सारनाथ वाराणसी में स्थित है अशोक स्तंभ और यहीं से हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी? फ्रेंड्स, 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया था और इसी एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन को प्रारंभ किया गया था और इसके तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नियुक्ति की गई थी। दोस्तों, आगे हम बात करें अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कि इसका क्या कार्य था, तो व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बनाया गया था। वह बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को राजनीतिक मामलों के दिशा निर्देश के लिए बनाया गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यह आप सभी को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को आहूत यानी कौन बुलाता है? तो इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति के द्वारा आहूत या बुलाया जाता है, यह आप सभी को याद रखना है। और इसके साथ साथ आप सभी को यह याद रखना है कि संसद के सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? दोस्तों, हम बात करें अगर समवर्ती सूची की, तो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है और इसके अंतर्गत 3 सूची आते हैं, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। और हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यह आप सभी को याद रखना है। और दोस्तों, आप सभी को यह भी याद रखना है कि वर्तमान में समवर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषय हैं। अब आप सभी को कमेंट करके यह बताना है, वर्तमान में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में कितने विषय हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा कौन सा राज्य है जो केवल 30 सदस्यों से मिलकर एक विधानसभा को बनाता है? दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता ही होगा कि प्रत्येक राज्य में कम से कम विधानसभा की 60 सीटें होनी अनिवार्य है और अधिकतम 500। लेकिन पुडुचेरी इसका अपवाद है, इसमें केवल 30 विधानसभा की सीटें हैं और यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। और अगर हमसे यह पूछ लिया जाए कि राज्यों में सबसे कम सीटें किसकी है, तो राज्यों में सबसे कम सीट सिक्किम की हो जाएगी। सिक्किम में कुल 32 सीटें हैं, यह आप सभी को याद रखना है। दोस्तों, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज संस्थान के रूप में कौन जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में किया गया था और इस संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उपबंध किया गया था। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति व जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई थी। और हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज संस्थान के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। यह आप सभी को नोट कर लेना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।